आज की कहानी का शीर्षक है विरासत। महेश के घर आते ही बेटे ने बताया कि वर्मा अंकल आर्टिगा गाड़ी ले आए हैं। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली, पूरे 13 लाख की गाड़ी खरीदी है और वो भी कैश में। महेश हाँ हूँ करता रहा। आखिर में पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं। तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाते हो, क्या अच्छा लगता है कि सभी लोग गाड़ी से आएं और आप बाइक चलाते हुए वहां पहुंचो? कितना खराब लगता होगा आपको न लगे पर मुझे तो लगता है। देखो, घर की किस्त और बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद इतना नहीं बचता कि गाड़ी ले लें, फिर आगे भी बहुत खर्चे हैं। महेश धीरे से बोला, बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपना शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले लोग भी स्कॉर्पियो से चलते हैं। आप न जाने कहाँ पैसे फेंक कर आते हो। पत्नी तमतमाई, अरे भाई, सारा पैसा तो तुम्हारे हाथ में ही देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च होता है। महेश ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, आप गांव की जमीन बेच दो पर हमें गाड़ी खरीद के दे दो। यही तो समय है, हम भी कहीं घूम लें, हम भी अपनी जिंदगी जी लें। मरने के बाद क्या जमीन साथ लेकर जाओगे? क्या करेंगे उसका? मैं कह रही हूँ कल ही गांव जाकर सौदा तय करके आओ। पत्नी ने निर्णय सुना दिया। अच्छा ठीक है, पर तुम भी साथ चलोगी? महेश बोला। पत्नी खुशी खुशी मान गई और शाम को सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सरला जल्दी ही गाड़ी लेने वाली हैं। दूसरे दिन महेश और सरला गांव के खेत पहुंच गए। गांव में उसके बड़े भाई का परिवार रहता था। चाचा को आते देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत में ही रुकने को बोला। चाचा, माँ आ रही है। तब तक महेश की भाभी लोटे में पानी लेकर वहां आ गई और दोनों को पानी पिलाने के बाद बोली, लल्ला अब घर चलो। बहुत दिन बाद वे लोग गांव आए थे। कच्चा घर एक तरफ से गिर गया था। एक छप्पर में 2 गायें बंधी थी। बच्चों ने आसपास फुलवारी बना रखी थी, थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। सरला को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया पर वह बोली, यहीं बैठेंगे, और वहीं रखी खटिया पर बैठ गई। महेश के भाई कथा कहते थे। एक बालक भागकर उन्हें बुलाने गया। उस समय वह राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने कान में कुछ कहा, उनकी आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते बोले, आज भरत वन से आया है राम की नगरी में। श्रोतागण समझ नहीं सके कि महाराज आज यह क्या कह रहे हैं। नरेश पंडित ने अपना झोला उठाया, नारायण को नमन किया और घर को चल दिए। महेश ने जैसे ही भैया को देखा दौड़ पड़ा। बरसों बाद अपने भाई के दर्शन कर पंडित जी के हाथ से झोला छूट गया। भाई को अंकवार में भर लिया। दोनों भाइयों को इस तरह लिपट कर रोते देखना सरला के लिए अनोखा था। उसकी भी आंखें नम हो गई। भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वह उठी और जेठ के पैर छुए। पंडित जी के मांगल्य और वात्सल्य शब्दों को सुनकर वह भी भावुक हो उठी, पर किसी तरह अपनी भावनाओं को छुपा लिया। 2 बंद कमरों में रहने की अभ्यस्त आंखें सामने की हरियाली और मनमोहक ठंडी हवा से सिर हिलाते नीम, आम और पीपल को देखकर सम्मोहित सी हो रही थी। लेकिन गाड़ी का चित्र बार बार उस सम्मोहन को तोड़ रहा था। वह खेतों को देखती तो उसकी कीमत का अनुमान लगाने बैठ जाती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी नित्य मानस पढ़कर बच्चों को सुनाते थे। आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। मंत्रा कैकेयी को समझा रही थी भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान सरला असहज होती जाती, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। पाठ खत्म हुआ। पोथी रखकर पंडित जी गांव देहात की समसामयिक बातें सुनाने लगे। सरला को इसमें बड़ा रस आने लगा। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि एक हिस्सा पड़ती पड़ा है। सरला को लगा बात बन गई। उसने कहा, क्यों ना उसे बेचकर हम
कच्चे घर को पक्का कर लें। पंडित जी अचकचा गए, बोले, बहू, यह दूसरी गाय देख रही हो, दूध नहीं देती, पर हम इसकी सेवा कर रहे हैं, इसे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है इस प्रति खेत में हमारे पुरखों का जीवन लगा है। यह विरासत है, विरासत को कभी बेचा नहीं जाता है। विरासत को संभालते हुए हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खप गई। कितने बलिदानों के बाद आज भी हमने मही माता को बचा कर रखा है। बहुत लोगों ने खेत बेच दिए, उनकी पीढ़ियां अब मनरेगा में मजूरी कर रही हैं या शहर के महासमुंदर में कहीं विलीन हो गई हैं। तुम अपनी जमीन पर बैठी हो, इन खेतों की रानी हो। इन खेतों की सेवा ठीक से हो तो देखो कैसे माता मिट्टी से सोना देती है। शहर में जो हर लगा है वो सब कुछ हरने पर तुला है। संबंध, भाव, प्रेम, खेत, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ। आज तुम लोग आए तो लगा मेरा गांव शहर को पटखनी देकर आ गया। शहर को जीतने नहीं देना बेटा, शहर की जीत आदमी को मशीन बना देती है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहां भगवान राम सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे तज कर वापस अयोध्या ही आते हैं। अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। तब तक अंदर से भाभी आई और उसे अंदर ले गई। कच्चे घर का तापमान ठंडा था, उसकी मिट्टी की दीवारों से उठी खुशबू सरला को अच्छी लग रही थी। भाभी ने एक पोटली सरला के सामने रख दी और बोली, मुझे लल्ला ने बता दिया था, इसे ले लो और देखो इससे कार आ जाए तो ठीक, नहीं तो हम इनसे कहेंगे कि खेत बेच दें। सरला मुस्कुराई और अपनी जेठानी से बोली, विरासत कभी बेची नहीं जाती दीदी। मैं बड़ों की संगति से दूर रही, शायद इसलिए मैं विरासत को कभी समझ नहीं पाई। अब यहीं इसी खेत से सोना उपजाएंगे और फिर गाड़ी खरीदकर आप दोनों को तीर्थ पर ले जाएंगे। कहते हुए सरला रो पड़ी। क्षमा करना दीदी मेरी भूल के लिए। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। बरसों बरस की कालिख धुल गई। अगले दिन जब महेश और सरला जाने को हुए तो उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैंने कुछ पैसे गाड़ी की डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे, उससे बंजर पड़े खेतों पर अच्छे से खेती करवाइए। अगली बार उसी फसल से हम एक छोटी सी कार ले लेंगे और भैया और दीदी के साथ हरिद्वार चलेंगे। शहर हार गया। जाने कितनी बरस बाद गांव अपनी विरासत को मिले इस मान पर गर्वित हो उठा था। प्रिय श्रोताओं, इस खूबसूरत कहानी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें हमारे पुरखों द्वारा दी गई अनमोल विरासत को हमेशा संजोकर रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस जमीन जायदाद को एकत्र करने में हमारे पुरखों ने न जाने कितने संघर्ष किए होंगे। एक और शिक्षा हमें इस कहानी से ये प्राप्त होती है कि शहरीकरण की इस अंधी दौड़ में हम स्वयं को कहीं विलीन न होने दें। अपने गांव समाज से हमेशा जुड़े रहें। शहरीकरण का ये राक्षस मुंह बाए खड़ा है, कहीं ये हम सबको निगल ना जाए। आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल NR ऑफिशियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करने की अनुकंपा करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन।